इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे मारा गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। इतिहास में वो आखिरी औरत कौन होगी जिसे मारा जाएगा, जो भी होगी वो मेरी बेटी होगी और ये मैं होने नहीं दूंगा। एक बेटी की नजर से उस कवि को देखना जिसे मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी एक औरत की लाश बेचैन करती हो। मैं वहां से बोल रहा हूं जहां मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई है। तुम्हारे मान लेने से पत्थर भगवान हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मान लेने से पत्थर पैसा नहीं हो जाता। तुम्हारा भगवान पत्ते की गाय है जिससे तुम खेल तो सकते हो लेकिन दूध नहीं पी सकते। ऐसा एक वाकया था और ऑक्यूपाई यूजीसी करके एक आंदोलन चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तमाम छात्र विद्यार्थी सारे लोग उस आंदोलन में थे। एक शाम कॉलेज से निकलने के बाद जब मैं वहां पहुंचता हूं और देखता हूं कि आंदोलनकारी छात्रों का हुजूम सड़क पर बैठा हुआ है और यूजीसी की चार दीवारी के सामने एक बंद गेट जिसके पीछे की तरफ पुलिस खड़ी है, लाठियां हैं, सड़क की तरफ बैरिकेटिंग है और उस गेट के सामने एक कवि कविता पढ़ रहा है, हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। और ऐसा लग रहा था कि उस आंदोलन की सबसे केंद्रीय भूमिका वो एक कवि निभा रहा था जिसकी कविता पर वहां खड़े आंदोलनकारी तालियां बजा रहे थे। हम कमेरों की भी क्या कोई जात है? हम कमाने के खाने का प्रचार ले, अपना परचम लिए, अपना मेला लिए, आखिरी फैसले के लिए जाएंगे, अपनी महफिल लिए, अपना डेरा लिए, उधर उस तरफ जालिमों की तरफ उसे कहने की गर्दन झुकाओ चलो, अब गुनाहों को अपने कबूलो चलो, दोस्तों उस गरीब के लिए चलो और अभी चलो उस किसी के लिए जिससे खातिर लड़ाई छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक, हम गुलामी की अंतिम हदों। और आज पूछिएगा कि वो खेत का कवि विद्रोही अपनी मेड़ पर खड़ा होकर भारत से संवाद कर रहा है, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे इस आग से बचाओ जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया। अब मैं विद्रोही के मेयार को दिखाना चाहता हूं, केवल पाखंड नहीं, जाति नामक एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे भारत को तबाह बर्बाद कर दिया, विद्रोही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं कहता हूं तुम उसको बचाओ मेरे लोगों इस आग से, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे पूरब के लोगों जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों के तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिवनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों मुझे इस आग से बचाओ। और हम सारे लोग जो पहली पीढ़ी के लोग उस जगह से निकल कर आए जो विद्रोही की कविताओं के मूल में है। और मैं दावे से ये कह रहा हूं कि जो आलोचक जिन्होंने नकारा विद्रोही को, उनके लिए वो बिंब प्रतीक शायद कविता की कसौटियों पर खरे नहीं उतरते रहे होंगे, क्योंकि उनकी दिनचर्या उस गांव के खेत खलिहान से, उस भैंस से, उस लाठी से नहीं गुजरी होगी जहां जीवन है। जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया, तुम उत्तर के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नावों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ जिनके खून के गारे से पिरामिड बने। और आइडिया ऑफ इंडिया को यहां से समझिएगा, उस किसान कमेरा की आवाज है। 90% भारत जो अन्न तो पैदा करता है लेकिन भूखों मरता है, जो सड़क बनाता है नहीं चल सकता उसमें, संसद जिसने बनाई वो उसमें नहीं बैठता, मंदिर जो बनाता है बनाने के बाद उसमें घुस भी नहीं सकता। कि कवि अपनी चेतना, अपना बोध, अपना शब्दावली, अपने प्रतीक, अपने बिंब उसी लोक जीवन से उठा रहा है जिसके लोग प्रतिभाशाली कवि बनने के बाद भी कवि स्थापित नहीं हो पाते। और केवल कविता की दुनिया नहीं, समाज के अलग अलग पायदानों पर आज भी उन्हें साबित करना पड़ता है कि उनमें हुनर है, मेरिट है कि नहीं, कोट अनकोट। डॉक्टर अंबेडकर को साबित करना पड़ रहा है, अब नई नई विमर्श चल रहा है कि वो काबिल नहीं थे, वीएन राव ज्यादा काबिल थे। जन कवि होने का मतलब, कृषक चेतना का कवि होने का मतलब और आंदोलनों में नारों की तरह एक कविता पढ़ने का मतलब क्या है, वो विद्रोही के यहां दिखता है।
21 कविताएं हैं। सबसे पहले कि अनबाउंड प्रकाशन को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार किताब प्रकाशित की। हमारे जैसे लोग जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो अलग नज़रिए से कविताओं को पढ़ते, देखते, समझते हैं, और मंच पर हम सब के जिन विश्वविद्यालयों में हमने पढ़ाई की है, उनको जिन लोगों ने तराशा है, हम जैसे तमाम लोगों को, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, संपादन किया संतोष अर्श ने, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात कह दी। कविता के लिहाज से विद्रोही कैसे कवि थे, उनकी कविताएं कैसी हैं, उसकी काव्यशास्त्रीय और साहित्यिक व्याख्या, विमर्श आशुतोष जी आपके बीच में रखेंगे। मैं आपसे कुछ अपने अनुभव इस किताब के ज़रिए साझा करना चाहता हूं, और उसकी शुरुआत संतोष जी को इसकी बधाई देते हुए करूंगा कि उन्होंने एक बहुत शानदार भूमिका इस किताब में लिखी है, और उसके पहले वाक्य से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, जब इन्होंने कहा कि अपने देश को मेघवर्णी कहने वाले विद्रोही जी ने इस देश के लोगों से अन्याय और उपेक्षा के सिवाय क्या ही पाया। और उसके बाद बाकायदे इस योद्धा को बस इतना सा यकीन था कि संभवतः कविता उसे बचा लेगी, किंतु हिंदी के खिलते महकते निर्मम क्रूर उद्यान तले न जाने कितने रमाशंकर दबे पड़े हैं, जिनके प्रतिभाशाली जीवन की खाद से यह पुष्पित सुगंधित है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। दिल्ली आए 3-4 वर्ष हुए होंगे, और उस वक्त उस मुल्क के निज़ाम भी बदले थे, नई नई सरकार बनी थी, और तब वो विश्वविद्यालय, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, जिस समय देश में राजनीतिक तौर पर एक निराशा का, हताशा का, पराजित मनस्थिति का भाव था, उन विश्वविद्यालयों के बीच से एक विपक्ष का तेवर, सवाल पूछने का, संघर्ष करने का और प्रतिरोध करने का एक जो स्पेस बचा था, उसे इन विश्वविद्यालयों ने भरा था। ऐसा एक वाकया था, और ऑक्यूपाई यूजीसी करके एक आंदोलन चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, विद्यार्थी, सारे लोग उस आंदोलन में थे, और मैं जिस कॉलेज में पढ़ाया करता था, अभी तो मैं वहाँ नहीं हूँ, जाकिर हुसैन कॉलेज, वो उसी के ठीक बगल में। तो कई बार ऐसा हुआ कि शिक्षकों से जुड़ा हुआ मसला था, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मसला था, तो उस आंदोलन से होते हुए हम लोग वहाँ भी अपनी सहमति दर्ज करते थे कि शिक्षा को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। एक शाम कॉलेज से निकलने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि आंदोलनकारी छात्रों का हुजूम सड़क पर बैठा हुआ है, और यूजीसी की 4 दीवारी के सामने एक बंद गेट, जिसके पीछे की तरफ पुलिस खड़ी है, लाठियां हैं, सड़क की तरफ बैरिकेटिंग है, और उस गेट के सामने एक कवि कविता पढ़ रहा है। और वो कविता भी वही थी जो शायद आशीष जी ने जिसका जिक्र किया, हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। और ऐसा लग रहा था कि उस आंदोलन की सबसे केंद्रीय भूमिका वो एक कवि निभा रहा था, जिसकी कविता पर वहां खड़े आंदोलनकारी तालियां बजा रहे थे। मुझे लग रहा है कि संतोष जी ने जिस शिकायत से अपनी बात शुरू की है, उसका एक जवाब तो ये है कि साहित्यकारों की, आशीष जी ने अभी भूमिका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, विश्वविद्यालय के उस दायरे से वो भी बाहर हैं और हम भी बाहर हैं,
ये बात बिल्कुल ठीक है कि अच्छा विद्वान कवि आज कैसे बनता है। आप कविता की किताब लिखिए तो 4 उसके आलोचक आपके मनपसंद के होते हैं कि अरे साहब क्या लिख दिया आपने, निराला के बाद तो आप ही हैं, आप कालिदास की आत्मा आप में उपरी है, वियोगी होगा पहला कवि, आस से उपजा होगा गान, समीक्षाएं छपे, तब आप बड़े कवि माने जाते हैं। और अगर आप कहीं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और मैं आशुतोष जी को अपवाद के रूप में उनके सामने ये बात कह रहा हूँ, जोखिम के साथ, वो भी सहमत होंगे, तो आपकी आलोचना, आपको कवि मानने की परंपरा और बहुत बड़े कवि, वो एक अलग दृष्टिकोण से होगा। लेकिन मेरे लिए वो कवि बहुत बड़ा है और कवि की पायदान पर है जिसकी कविता लोगों की जबान पर चढ़ जाए। वो एक शेर है कि जिंदा रहने की ये तरतीब बहुत अच्छी है कि दूसरों के दिल और जुबान पे जिंदा हो जाओ। तो दिल और जुबान पर जो रहे, तनी हुई मुट्ठियों में जो कविता पढ़ी जाए, विद्रोही वैसे कवि के रूप में पहली बार हमसे परिचित होते हैं। और उसके बाद मुझे याद है जेएनयू की एक शाम हम लोग गंगा ढाबे का, जिसमें इस किताब को इसलिए भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को, इस किताब के 3 हिस्से हैं। इसमें एक हिस्सा उस विद्रोही से आपको परिचित कराएगा जिससे आप परिचित नहीं होंगे। अगर आप उनकी कविताओं से परिचित हैं तो भी आप उस विद्रोही को नहीं जानते हैं। जो शुरुआत के शायद 4 लेख हैं, 2 उनके साथियों के हैं, उसके बाद एक 1.5 पन्ने का लेख है, वो उनके छोटे भाई का है। और मैं उस लेख की एक लाइन पढ़ना चाहता हूं जिससे आप समझेंगे कि विद्रोही का मतलब क्या है और विद्रोही को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। फिर मैं अपनी 1-2 महत्वपूर्ण कविताएं पढ़ करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। और इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए कि हो गया व्यर्थ जीवन नाम से विद्रोही के छोटे भाई विद्रोही के बारे में लिख रहे हैं। और हम सारे लोग, जो पहली पीढ़ी के लोग, उस जगह से निकल कर आए जो विद्रोही की कविताओं के मूल में है। और मैं दावे से यह कह रहा हूं कि जो आलोचक जिन्होंने नकारा विद्रोही को, उनके लिए वो बिंब प्रतीक शायद कविता की कसौटियों पर खरे नहीं उतरते रहे होंगे, क्योंकि उनकी दिनचर्या उस गांव के खेत खलिहान से, उस भैंस से, उस लाठी से नहीं गुजरी होगी जहां जीवन है। और इसलिए उनके लिए विद्रोही कवि नहीं। और इस लेख में तो चौथीराम जी ने एक जगह जिक्र किया है कि वही लोग तो एक जमाने में कबीर को भी कवि नहीं मानते थे। तो इस लेख में उस जगह से निकला हुआ एक विद्रोही, जिसको उनके छोटे भाई कहते हैं कि जैसा हमने भेजा था, विद्रोही कभी लौट कर वैसे हमारे घर नहीं आ पाए। एक 2 वाक्य पढ़ना चाह रहा हूं। दिल्ली में उन्हें किन लोगों ने तबाह और बर्बाद किया। बात इस पर भी होनी चाहिए क्योंकि संतोष ने हिम्मत की है, उन लोगों से लिखवाया है जिन्होंने बताया है कि शायद मई 1983 का वाकया है, अप्रैल 1983 जब एमए करने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्रोही गए तो किसने उनके खिलाफ साजिश की। और बहुत नामवर लोगों के भी उसमें नाम आते हैं उस साजिश में, जिस पर बात कम होती है। और विद्रोही जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, इसमें उनके साथी का लेख है कि जब आने लगे तो इतने कम पैसे थे कि अगर वो पैसे खर्च करते तो उतने का केवल टिकट मिलता ट्रेन का। फिर वो जेएनयू आकर के न एडमिशन हो पाता न पढ़ पाते। तो विद्रोही जिन्होंने पहली कविता 3री कक्षा में लिखी थी, और उस कविता की लाइन बेस में किताब में है, सारा मैं ही बताऊंगा तो आप लोग खरीद के पढ़ेंगे नहीं। पढ़िएगा कि विद्रोही जब 3री कक्षा में है और कविता लिख रहे हैं, और उस समय विद्रोही कहते हैं, वो तेवर विद्रोही, मुझे लगता है किसी ने दिया नहीं होगा, मुझे नहीं पता, आशुतोष सर जब अपनी बात रखेंगे कि उन्हें विद्रोही कहा किसने। प्रणय कृष्ण अलग ढंग से उसको कहते हैं कि वो कभी लिखते नहीं थे, उनकी किताबों का संकलन कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। विद्रोही कहते हैं कि बिना टिकट जाएंगे, और गाजियाबाद में आकर के पकड़ा भी गए, मजिस्ट्रेट चेकिंग थी, फिर भी लड़ते भिड़ते जेएनयू पहुंच गए।
जेएनयू में एडमिशन ले लिया, एमए के विद्यार्थी थे, और उस एमए के विद्यार्थी से किसी ने कहा कि लिख करके आपका आंतरिक मूल्यांकन जो होगा, असाइनमेंट, तो विद्रोही ने कहा मैं बोल करके अपनी प्रतिभा को ज़्यादा ढंग से व्यक्त कर सकता हूँ, आप उसी पे। बाद में तय हुआ कि उनके बोले पर ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा। एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपने भीतर उस भारत को समेटे हुए है जो आज भी इस देश का 90% की नुमाइंदगी करता है, जिसके कवि कम हुए, जिसकी बात कहने वाला कोई आलोचना में हिंदी की दुनिया में बहुत कम लोग हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हुए, लेकिन उस विद्रोही को किसने बदल दिया, या मैं कहूं कि मार दिया। इस किताब के पहले पन्ने में जिन दो उन लोगों का लेख है जो विद्रोही के साथी रहे हैं, उस पर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि विद्रोही अपने हक के लिए जब लड़ रहे हैं तो वही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उस तरह से उनका साथ नहीं दे पाता है। विद्रोही को बेदखल किया जाता है, विश्वविद्यालय से निकाला जाता है, उसके बाद उनका एडमिशन नहीं होता है, और बाद में हम अब ये बात कहना उचित नहीं होगा कि किसका किसका एडमिशन हो जाता है और कितने तो प्रोफेसर बन गए। विद्यार्थी कहते हैं कि उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक किस्सा है, और मैंने अपनी किताब में लिखा, इसी प्रकाशन से आई है तो मैं उसका भी जिक्र कर दे रहा हूँ कि एक महानुभाव का इंटरव्यू उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ। राजनीति विज्ञान के अध्यापक बनने गए थे, और इंटरव्यू में पूछा गया कि मार्क्स और लेनिन में क्या फर्क देखते हैं आप, तो वो जनाब बोलते हैं कि वही 19-20 का फर्क था। तो किसी ने बोला कि अगर माओ जोड़ देते तो 19-20-21 कह देते हो। बाद में उनका भी चयन हुआ, लेकिन उसी विश्वविद्यालय से रमाशंकर विद्रोही वैसे नहीं बचे जैसे वो गए थे। बाद में उसी विश्वविद्यालय के जंगलों में, अनगढ़ जगहों पर विद्रोही अपने वजूद के साथ जिंदा रहे, और उसी विश्वविद्यालय के किसी प्रणय कृष्ण ने अपने कमरे में, किसी सरफराज शायद नाम है उनका, उन लोगों ने अपने साथ विद्रोही को जिंदा रखा। वरना साहित्य की दुनिया के विश्वविद्यालयों में बैठे लोग ऐसे जाने कितने विद्रोहियों को जो अंकुरित होने के पहले ही मार चुके थे, वो भी इस विद्रोही को खत्म कर देते। और उनके भाई जो लेख लिखते हैं, मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहता हूं। पहले गांव के जो सामंती लोग उनके पढ़ने लिखने से परेशान रहा करते थे, अब उनकी असफलताओं का उपहास करने लगे, क्योंकि गांव में मजाक उड़ता है कि गया तो था तुम्हारा बेटा डीएम बनने, चपरासी भी नहीं बन पाया। उसके बाद कौवा कौवे के साथ पास बैठता है, सुग्गा सुग्गे के पास, और ऐसे कहकर के वो जो अपमान हुआ, उन्होंने आखिरी में क्या लिखा है उनके भाई ने, उन्हें अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध स्वयं अपने जीवन से नहीं लेना चाहिए था। उनके छोटे भाई लिख रहे हैं कि विद्रोही के साथ गलत हुआ, लेकिन विद्रोही ने शायद अपने जीवन के साथ उसका बदला ले लिया। जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पता नहीं, मुझे एक सदिच्छा की तरह यह वाक्य लगता है, यह यथार्थ नहीं लगता, क्योंकि ऐसे तमाम लोग उन अंकुरित बीजों को मार करके आज शायद बड़ी बड़ी मसनदों पर, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। काश कविता में ही उस व्यक्ति के साथ न्याय हो जाता। ये उनके छोटे भाई वो कह रहे हैं कि जब गांव में लोग बाद में आने लगे और कहे कि विद्रोही तो बहुत तगड़ा कवि था, विद्रोही की लाइन है, हमारे गांव में कोई नहीं जानता कि कविता क्या होती है, कवि का मतलब क्या होता है। वहां तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि प्रोफेसर बनने के बाद हमारे घर वाले उलाहना दे रहे थे कि डीएमएसपी बन जाते तो अखबार में नाम छपता, प्रोफेसर बनने पे कौन पूछता है। विद्रोही को यहां से भी देखा जाना चाहिए। इसके बाद विद्रोही के ऊपर जो उनकी बेटी ने लिखा है, उस लेख को बार बार पढ़ना चाहिए। एक बेटी की नजर से उस कवि को देखना जिसे मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी एक औरत की लाश बेचैन करती हो। मुझे नहीं पता कि इन वाक्यों पे मैं उन कविताओं का थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, जिनके बाद आप भी जरा सोचिएगा कि फिर एक बड़ा कवि होने की शर्तें कौन सी होती हैं। आशीष जी ने अपने उद्धरण में
वो बात कह दी, मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। अगर किसान, अच्छा, प्रतीक बिंब कहां से आते हैं? प्रणय कृष्ण जी ने, चौथीराम यादव ने, इवन राम जी ने, और खुद अपने संपादकीय में संतोष ने इस बात को बहुत बारीकी से उठाया है कि कवि अपनी चेतना, अपना बोध, अपना शब्दावली, अपने प्रतीक, अपने बिंब उसी लोक जीवन से उठा रहा है जिसके लोग प्रतिभाशाली कवि बनने के बाद भी कवि स्थापित नहीं हो पाते। और केवल कविता की दुनिया नहीं, समाज के अलग अलग पायदानों पर आज भी उन्हें साबित करना पड़ता है कि उनमें हुनर है, मेरिट है कि नहीं, कोट अनकोट। डॉक्टर अंबेडकर को साबित करना पड़ रहा है, अब नई नई विमर्श चल रहा है कि वो काबिल नहीं थे, वीएन राव ज्यादा काबिल थे। अब ये इसका मतलब ये साबित किसको करना पड़ता है? विद्रोही उस तबके के प्रतिनिधि कवि जो लिखता हो कि मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। हिम्मत देखिए, तेवर देखिए, यह साहस आज की दुनिया में तो नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमता, मैं कहता हूं गेगले गोगले, शायद ये गेगले गोगले उन काव्यशास्त्री कसौटियों पर फिट नहीं बैठा होगा। अलंकृत भाषा नहीं है, क्योंकि वो विद्रोही उस सौंदर्य बोध को तोड़ते हैं कविता के, साहित्य के, जो जनता का कवि होने में बाधा पैदा करे। अब तो इन दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो आसमान से, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा, या आसमान में धान जमेगा। एक कविता है उनकी जो मैं, भारत भाग्य विधाता, वो लंबी कविता, उसका आखिरी बंद में पढ़ता हूं। मैं भी मरूंगा, भारत भाग्य विधाता भी मरेगा, मरना जनगण मन अधिनायक को भी पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जनगण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर लें, फिर मैं मरूं। उधर चलकर बसंत ऋतु में जब दानों में दूध आते हो, संतोष अभी इसका जिक्र कर रहे, आमों में बौर आ जाता है, या फिर तब जब महुआ चूने लगता है, या फिर तब जब बनबेला फूलने लगती है। नदी किनारे मेरी चिता दहक कर मरे और मित्र सब करें दिल लगी, कि वह विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था जो सारे बड़े बड़े लोगों को मार कर मरा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला हिस्सा इस किताब का उन बड़े लोगों को आपको बेनकाब करके दिखाएगा जिन्होंने पहले विद्रोही को मारने की कोशिश की। विद्रोही मरा नहीं। विद्रोही लिखते हैं, मैं कहता हूं तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे दोस्तों। और मैं यहां से एक नए विद्रोही को देखता हूं जो वो आवाहन करते हैं। और इस परंपरा में, उसी जेएनयू में, आशुतोष सर हैं, वो शायद उस किस्से का जिक्र आएगा तो बताएंगे, गोरख पांडे से लेकर के अदम गोंडवी तक की परंपरा, जिस प्रतिरोध की परंपरा को अभिव्यक्त करती है रचना में, प्रणय कृष्ण जी ने अपने लेख में बहुत विस्तार से उस बात को बताया है, पढ़ना चाहिए आपको। उस प्रतिरोध की परंपरा में कोई कवि बनता कैसे है? समाज की पीड़ा। इसीलिए मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि विद्रोही की कविताएं पढ़ी नहीं जाती, मारी जाती हैं। और आज ऐसे कवि को हम लोग याद करना चाहते हैं कि मुल्क में जब ऐसे तानाशाह बैठे हों जो पूरे मुल्क को भीतर से कमजोर करें, तो साहित्य ही तो प्रतिरोध करता है। संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे ताको करब पड़ी पर नाम। हमारी तो प्रतिरोध की परंपरा रही है कि हम फतेहपुर सीकरी में दरबारी बनने नहीं जाएंगे। अभी इकबाल नाम का एक शायर है, उसने बहुत गजब का शेर लिखा कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। और विद्रोही जैसे पढ़ते थे वैसे मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर पढ़ते हुए विद्रोही को आप देखे होंगे कि उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। और विद्रोही को दरबारी लोग कभी समझ नहीं सकते। विद्रोही दरबार के बाहर खड़ा होकर प्रजा का कवि है, राजा का कवि नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे दोस्तों,
तुम मेरे पूरब के लोगों मुझे इस आग से बचाओ जिसके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों पर जोता गया। अगर कोई यूपी, बिहार, उत्तर भारत के सामंती 200 साल के भारत के इतिहास को नहीं जानता, खेत किसके, और मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि याद आते हैं, कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, जोड़कर पढ़िएगा। संसद में पढ़ दी गई कविता तो फिर बेचैनी हुई। और आज पूछिएगा कि वो खेत का कवि विद्रोही अपनी मेड़ पर खड़ा होकर भारत से संवाद कर रहा है, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे इस आग से बचाओ जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया। अब मैं विद्रोही के मेयार को दिखाना चाहता हूं। केवल पाखंड नहीं, जाति नामक एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे भारत को तबाह बर्बाद कर दिया, विद्रोही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। महिलाओं के आधार पर लैंगिक भेदभाव के नाम पर जो पितृसत्ता है, विद्रोही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे मारा गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। इतिहास में वो आखिरी औरत कौन होगी जिसे मारा जाएगा, जो भी होगी वो मेरी बेटी होगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा। विद्रोही को यहां से पढ़ा जाना चाहिए था। तुम पश्चिम के लोगों मुझे इस आग से बचाओ जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। याद हो, इलाहाबाद में अभी 1 महीने के भीतर एक दलित ने यह कह दिया कि हम बेगारी में आपका गेहूं का बोझा नहीं उठाएंगे। उसको उसी गेहूं के बोझे में बांधकर जला दिया गया। दलित होना 2025 में क्या है वो यहां से, और कौशांबी में क्या हो रहा है ये भी देखिएगा। जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया, तुम उत्तर के लोगों मुझे इस आग से बचाओ जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नावों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ जिनके खून के गारे से पिरामिड बने। और आइडिया ऑफ इंडिया को यहां से समझिएगा, उस किसान कमेरा की आवाज है। 90% भारत जो अन्न तो पैदा करता है लेकिन भूखों मरता है, जो सड़क बनाता है नहीं चल सकता उसमें, संसद जिसने बनाई वो उसमें नहीं बैठता, मंदिर जो बनाता है बनाने के बाद उसमें घुस भी नहीं सकता। क्योंकि मुझे बचाना उस औरत को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उस इंसान को बचाना है जिसकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है, मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तो मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूं। उसको हम नहीं बचा पाए। मैं आखिर में कुछ बातें समेट करके हम लोग 1-2 चीज़ें और जो मुझे कहनी है, क्योंकि कहने को तो बहुत है। वक्फ बिल लाया जा रहा है, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख करके ये देखा जा रहा है कि, मैं तो सोचता हूँ कि साबित करना पड़ता है। जैसे एक दलित को मेरिट, एक महिला को अपनी प्रतिभा साबित करनी होती है, वैसे शायद मुसलमान होने का मतलब आज साबित करना पड़ेगा कि आप देशभक्त हैं कि नहीं। मैं छोटी सी कविता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, नूर मियाँ, और केवल सुनिएगा उस कविता को। आज तो चाहे जो कोई विक्टोरिया छाप काजल लगाए या चाहे साध्वी रितंबरा छाप अंजन, अभी मैं वहां कविता में जाना चाहता हूं कि जियो बहादुर निक्करधारी। और निक्करधारी का तेवर, हिम्मत किसके पास थी ये कहने की, और वो भी 2014-15 में उसी ऑक्यूपाइड यूजीसी के मूवमेंट के सामने। एक दौर था जब लोगों ने पुरस्कार वापस किया, हिम्मत दिखाई। और आज भी साहित्य में, दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे दरबारी बन गए हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, मगर वो विद्रोही था जो पुलिस के सामने बैरिकेड पर खड़ा होकर कविता पढ़ता था। वो हिम्मत किसी और में नहीं थी। लेकिन असली घी का सुरमा तो नूर मियाँ ही बनाते थे, कम से कम मेरी दादी का मानना तो यही था। मैं अगले 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूं। नूर मियाँ जब भी आते थे मेरी दादी सूरमा जरूर खरीदते थे। एक सीख सूरमा आंखों में डालो, आंखें बादल की तरफ भर्रा जाएं, गंगा जमुना की तरह लहरा जाएं, सागर हो जाएं बुढ़िया की आंखें, जिसमें हम बच्चे झांकें तो पूरा का पूरा दिखें। बड़ी दुआएं देती थी मेरी दादी नूर मियाँ और उनके सुरमे को। कहती थी कि नूर मियाँ के सुरमे की वजह से तो ही बुढ़ापे में बिटिहनी बने फिरती हूं, सुई में डोरा डाल लेती हूं, मेरा जी करे कि कहूं कि ओ रे बुढ़िया तू तो है सुकन्या और तेरा नूर मियाँ है च्यवन ऋषि।
नूर मियाँ का सुरमा तेरी आंखों का च्यवनप्राश है, तेरी आंखें आंखें नहीं दीदा हैं। नूर मियाँ का सुरमा सुरमा नहीं सन्नी है मलीदा है। वक्त होता तो इस पर हम लोग और बात करते। और वही नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए पाकिस्तान नूर मियाँ? कहते हैं नूर मियाँ के कोई नहीं था, तब क्या हम कोई नहीं होते थे नूर मियाँ के? नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान? बिना हमको बताए, बिना हमारी दादी को बताए नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान? अब न वे सुरमे रहे और न वे आंखें। मेरी दादी जिस घाट से आई थी उसी घाट चली गई। नदी पार से ब्याह कर आई थी मेरी दादी, नदी पार ही जाकर जली। मैं उनकी राखी नदी में फेंक रहा था तो मुझे लगा ये नदी नदी नहीं, ये नदी नदी नहीं, मेरी दादी की आंखें हैं। और ये राखी राखी नहीं, नूर मियाँ का सुरमा है जो मेरी दादी की आंखों में पड़ रहा है। इस तरह मैंने अंतिम बार अपनी दादी की आंखों में नूर मियाँ का सुरमा लगाया। मुझे नहीं पता कि इसके बाद भी कवि होने की शर्तें किन कसौटियों पर विद्रोही पूरा नहीं कर पाए। तुम्हारे मान लेने से, शायद ये वो कसौटियां थीं कि तुम्हारे मान लेने से पत्थर भगवान हो जाता है। और मैं अनबाउंड प्रकाशन को ये इस हिम्मत के लिए उनकी तारीफ करता हूं कि विद्रोही लिखने की हिम्मत कर गए, कोई पढ़ने की हिम्मत कर रहा है, और इस प्रकाशक ने सबको पढ़ाने के लिए छाप दिया इस किताब को। इसलिए भी इनकी तारीफ की जानी चाहिए। तुम्हारे मान लेने से पत्थर भगवान हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मान लेने से पत्थर पैसा नहीं हो जाता। तुम्हारा भगवान पत्ते की गाय है जिससे तुम खेल तो सकते हो लेकिन दूध नहीं पी सकते। ये साफगोई शायद उनको अलग बनाती थी जिस पर बात होनी चाहिए। और मैं आखिरी की कुछ बातें समेटते हुए, पहला संस्करण जब आया तो ब्रजेश जी ने नई खेती संपादित किया और उन्होंने एक बात लिखी, विद्रोही ने हमारे युग की वह तस्वीर देख ली जहां चौतरफा आग लगी है, सबको जला बरा भस्म हुआ जा रहा है। वीरेन डंगवाल के यहाँ जो कालापन पैदा होता है, गोरख पांडे के यहाँ जो बौनापन पैदा हो रहा है, ठीक वही मानिए विद्रोही के यहाँ आग लगी हुई है। और इसीलिए मैं अहीर हूँ और कुछ लोग हैं जो मेरी भैंस को कुदा रहे हैं। अब मैं उस कविता को छोड़ देता हूँ, यहीं आप पढ़िएगा। जो कुदा रहे हैं उनको नहीं पता कि वो क्यों कुदा रहे हैं, लेकिन न उनको पता है न किसी को पता है, लेकिन हमको पता है क्योंकि भैंस हमारी है और दुनिया हमारी है। जो अपनेपन से समझेगा, इसीलिए मैं इस किताब के जिन लेखों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, संतोष अर्श की शानदार भूमिका के बाद प्रणय कृष्ण ने उस यात्रा को बताया है कि कैसे विद्रोही कवि हैं। और हम लोगों के बीच में तो वो वीडियो मौजूद है सर, जेएनयू के ऑडिटोरियम में प्रणय जी बैठे हुए हैं और विद्रोही अपनी कविता पाठ कर रहे हैं। और कविता है औरतें, मोहनजोदड़ो की सीढ़ियों से शुरू होकर। वैश्विक दृष्टि है इनके पास। और जो आलोचक कह गए कि एडमिशन नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ लोग उनको बैल बुलाने का किस्सा इसी में कि भाई वो तो बैल है। कुछ लोग बैल के आगे नहीं देख पाए, इसलिए विद्रोही आज भी जिंदा हैं। और जो लोग बैल कहे, शायद पता नहीं उनके बाद उनका क्या होगा और कौन लोग उनको पढ़ेंगे। वीरेन डंगवाल की एक कविता जो हमने एमए के अपने निबंध में, आशीष ने बहुत सही याद दिलाया, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, प्रणय कृष्ण हमारे गुरु हुआ करते थे, और ये सारे लोग इन विद्रोही की इन चीज़ों से हमको परिचित कराते थे। आज डॉक्टर लोहिया कहा करते थे एक ज़माने में कि सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। और संसद के ऊपर कविता लिखने वाला व्यक्ति, हमारे देश की संसद एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। वक्त होता तो मैं उस कविताओं को ले आया था जब नागार्जुन उस समय के तानाशाह के सामने आंख में डाल करके आंखें कहते थे, इंदू जी क्या हुआ आपको। और उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद भी उनकी किताबें छपी। और इस तेवर के, इस परंपरा के विद्रोही, चेतना के विद्रोही थे जिनको लोगों ने जगह नहीं दी। वीरेन डंगवाल की एक कविता हम लोगों ने अपने एमए के दौरान लिखी थी, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता,
हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है। अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर। उजले दिन कहा है उन्होंने, अच्छे दिन नहीं कहा है। और वीरेंद्र दा ने जिस परंपरा को कविता में निभाया, विद्रोही उस परंपरा को सड़क पर निभाते थे। और इसमें पहले ही लेख में वो बात विस्तार से बताई गई है। और चौथीराम यादव ने अपने लेख में बाकायदे उसको कविताओं के उद्धरण के साथ चित्रित किया है। जन कवि होने का मतलब, कृषक चेतना का कवि होने का मतलब, और आंदोलनों में नारों की तरह एक कविता पढ़ने का मतलब क्या है, वो विद्रोही के यहां दिखता है। इसलिए हमारे जैसे लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी कविता और साहित्य की बारीकियां आशुतोष सर हैं और बाद में आप पाठक हैं, आप तय करिएगा। लेकिन मैं फिर से अपने पुरखे कबीर को याद करता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। ये जो घर फूंक तमाशा देखने वाली हिम्मत थी, उस दौर में कबीर के पास थी। और दरबारी लोगों को हिंदी की दुनिया भी अपने माथे पर मस्तक की तरह नहीं लगती, वो विद्रोही लोगों को रखती है। और हम उम्मीद करते हैं कि उस विद्रोही परंपरा में विद्रोही उस चेतना के कवि हैं जिन्हें आज भी इस देश का वंचित शोषित कमेरा आवाम अपने नारों में, अपने रोजमर्रा के संघर्षों में याद रखेगा, इस बात के बावजूद कि उनको इस साहित्य की दुनिया ने तिरस्कृत किया, विश्वविद्यालय की दुनिया ने उनको अंकुरित होने के पहले ही मारा। लेकिन एक नए विद्रोही हमें दे करके गए। और इसी बात के साथ अपनी तमाम बातों को छोड़ करके कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, इस पुस्तक को पढ़ें और पढ़ करके कलम और किताब को बचाएं, जिसे विद्रोही बचाना चाहते थे। उनकी सबसे प्रिय कविता कि हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे, इसमें भी इस संग्रह में है। और कुछ जरूरी कविताएं छूट भी गई हैं, लेकिन मैं इस पूरे संग्रह के लिए उस हिम्मत की बधाई देता हूं संतोष अर्श को और उन तमाम लेखकों को जिन्होंने इसमें लिखा है, और प्रकाशक को बधाई कि आज के वक्त में भी वो इस तरह का तेवर रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।